बेटियों। दोनों वहीं लेट गईं और थोड़ी ही देर में नींद में खो गईं। रात के आखिरी पहर नाइला को यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसके करीब खड़ा हो। उसने आंखें खोली तो देखा फकीर उसके पास झुका हुआ है और कुछ अजीब सी निगाहों से उसे देख रहा है। नाइला झटके से उठ बैठी, बोली, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फकीर ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मुझे लगा शायद तुम्हें ठंड लग रही होगी तो चादर देने आया था। नाइला ने चादर तो ले ली मगर गुस्से में उड़कर करवट ले ली, लेकिन फकीर वहां से हिला नहीं। देर तक उन्हीं दोनों को एक अलग सी ख्वाहिश भरी नजरों से देखता रहा। सुबह हुई। नाइला और मरियम ने शुक्रिया अदा किया और रवाना होने लगी तो फकीर ने उन्हें रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो बेटियों? रोशनगढ़ तो बहुत दूर है, तुम जवान लड़कियां हो, आज की रात और रुक जाओ, फिर मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम कर दूंगा। ये कहकर फकीर उनके करीब आया मगर नाइला और मरियम ने कहा, नहीं, हमें जाना है। तब फकीर बिल्कुल पास आ गया और नाइला का हाथ पकड़ते हुए बोला, बस एक रात की बात है बेटियों, रुक जाओ। नाइला ने झटके से हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली, क्या मतलब? फकीर ने कहा, कल मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम करवा दूंगा। अब भी वो उन्हें अजीब सी नजरों से देख रहा था, जैसे उसके जहन में कोई चाल हो। लड़कियां उसकी बातों में आ गईं और रुकने के लिए तैयार हो गईं। सारा दिन फकीर उनसे नरमी और मोहब्बत से बातें करता रहा और उन्हें उसी तरह देखता रहा जैसे वो उनके पास आना चाहता हो। रात हो चुकी थी। दोनों लड़कियां कोने में अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं। फकीर भी अपने बिस्तर पर लेट गया। रात के आखिरी पहर जब सन्नाटा गहरा होता जा रहा था, फकीर चुपके से अपने बिस्तर से उठा और धीमे धीमे कदमों से लड़कियों की तरफ बढ़ा। वो काफी देर तक उन दोनों को देखता रहा। फिर उनमें से एक, जो बेहद खूबसूरत थी, नाइला, उसके पास जाकर बैठ गया। फकीर ने नरमी से उसके माथे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। अचानक नाइला की आंख खुली और वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने तैश में पूछा। फकीर उसकी आंखों में देखता रहा जैसे किसी ख्वाब में हो। फिर बोला, मैं तकिया देने आया था। तुम बिना सिरहाने की लेटी हो, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगा। ये लो तकिया। नाइला ने तकिया लिया और नाराजगी से मुंह फेर लिया। बोली, जाओ यहाँ से। फकीर अपने बिस्तर पर जाकर फिर लेट गया। रात को वो अपने आप से बातें करने लगा। सुबह ये लड़कियां चली जाएंगी, आज मेरा आखिरी मौका था, लेकिन वो भी चला गया। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, कोई ना कोई जुगाड़ लगाना होगा, मुझे कल किसी तरह इन्हें रोकना होगा। इन्हीं सोचों में डूबा हुआ फकीर आखिरकार सो गया। सुबह हुई। लड़कियां उठीं और फकीर के पास आईं। उन्होंने कहा, अगर हमारे जाने का बंदोबस्त हो गया हो तो हमें रवाना कर दो। बताओ, क्या इंतजाम किया है? फकीर उन्हें कुछ पल एक चाहत भरी नजर से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, तुम आज यहाँ से नहीं जा सकती। फकीर की ये बात सुनकर दोनों लड़कियां हैरानी से एक दूसरे को देखने लगीं। फिर नाइला ने पूछा, क्यों? हम आज क्यों नहीं जा सकती? फकीर ने नर्म आवाज में कहा, तुम्हें एक रात और रुकना होगा। मरियम ने उसकी तरफ हैरत से देखा और कहा, क्यों? क्या बात है? सब खैरियत तो है? आखिर हम क्यों रुके? फकीर ने सांस लेते हुए जवाब दिया, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। फिर उसने कहा, उम्मीद है कल एक काफिला यहाँ से होकर रोशनगढ़ की तरफ जाएगा। जब लड़कियों ने काफिला सुना तो थोड़ा इत्मीनान हुआ। चलो, कल काफिले के साथ निकल जाएंगे, आज की रात और रुक जाते हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा। फकीर ये सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। एक रात और मिल गई, उसने अपने आप से कहा। पूरा दिन वो चुपचाप दूर से बैठा उन्हें देखता रहा। उसकी निगाहें अब और भी गहरी हो चुकी थीं, जैसे उन निगाहों में अब खामोश ख्वाहिशें पल रही हों। रात फिर से ढलने लगी। नाइला और मरियम अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं। फकीर भी अपने बिस्तर पर लेट गया, मगर उसका दिल अब बेचैन था। उसकी आंखें छत को नहीं, कमरे के उस कोने को घूर रही थीं जहां लड़कियां सोई हुई थीं। सांसें तेज थीं और दिल में अजीब सी हलचल उठ रही थी। धीरे धीरे वो बिस्तर से उठा, चुपके से उनकी तरफ बढ़ा। काफी देर तक वो उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखता रहा। फिर वो नाइला के पास जाकर बैठा और नरमी से उसके बालों को सहलाने लगा। अचानक नाइला थोड़ी सी हिली। फकीर को लगा कहीं वो जाग ना जाए, तो वो घबरा कर वहां से हट गया और मरियम के पास चला गया। अब उसने मरियम का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसके चेहरे को देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ तमन्ना नहीं, कोई पुरानी प्यास उतर आई थी। तभी अचानक मरियम की आंख खुल गई और वो चीख पड़ी, मगर फकीर ने झट से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया ताकि आवाज बाहर ना निकले। फिर वो हड़बड़ाकर वापस अपने बिस्तर पर चला गया और ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मरियम सारी रात उसी सोच में डूबी रही। ये फकीर मेरे पास क्यों आया था? ये क्या करने की कोशिश कर रहा था? इसके इरादे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगते। वो डर के मारे कांपती रही और सोचते सोचते आखिरकार उसे नींद आ गई। सुबह हुई। लड़कियां उठी और फकीर के पास आईं। काफिला आ गया है क्या? अब हमें इजाजत दो, उन्होंने कहा। फकीर कुछ देर तक उनकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, लेकिन काफिला तो अभी तक नहीं आया। लड़कियां चौंक गईं,
मगर तुमने तो कहा था कि काफिला आज आ जाएगा, फकीर ने थकी हुई आवाज में कहा। हाँ, आना था, शायद शाम तक आए। लड़कियों ने आपस में देखा और कहा, ठीक है, हम शाम तक और इंतजार कर लेते हैं। फकीर ने बस सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। अब वो आंगन में बैठा था और दूर से लड़कियों को फिर उसी अजीब नजरों से देख रहा था। एक लड़की ने दूसरी से कहा, इसकी निगाहें मुझे ठीक नहीं लगती। दूसरी ने सिर हिलाया। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम जवान लड़कियां हैं और इसके दिल में ना जाने क्या चल रहा है। पहली लड़की बोली, हाँ, ये रात को मेरे पास आया था और मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ने भी कहा, उसने मेरे साथ भी वही किया। आज हमें किसी भी हालत में रात नहीं रुकना चाहिए। शाम को काफिला आए या ना आए, हमें निकल जाना है। फकीर अब भी दूर से उन्हें देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर रखता है। शाम हो चुकी थी। इससे पहले कि लड़कियां खुद उसके पास आती, फकीर खुद आ गया। देखो, उसने कहा, मुझे लगता है काफिला अब सुबह तक आएगा। सोचा तुम्हें पहले ही बता दूं, उनके पास सामान बहुत होता है। धीरे धीरे चलते हैं, आज की रात और रुक जाओ। लड़कियां अब झल्ला गईं। एक ने तेजी से कहा, हम अब और नहीं रुक सकते, चाहे काफिला आए या ना आए, हम अभी निकल रही हैं। हमें अब मत रोको। फकीर और करीब आया। थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। तुम जवान लड़कियां हो, इस वीराने में कहाँ जाओगी? यहाँ जानवर भी घूमते हैं, अगर कोई नुकसान पहुंचा तो? उसके लहजे में फिक्र कम और चाल ज्यादा थी। लड़कियों को अब पूरा यकीन हो गया, ये सब कोई नई चाल है। लेकिन उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा, हमारे पास और कोई चारा नहीं, एक रात की तो बात है, रुक जाते हैं। उन्होंने सख्ती से फकीर से कहा, ठीक है, मगर ये आखिरी रात है, कल सुबह चाहे काफिला आए या ना आए, हम निकल जाएंगे। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मगर उसके चेहरे की मुस्कान में अब कुछ और ही छुपा हुआ था। रात हो चुकी थी। नाइला और मरियम अब पूरी तरह सतर्क थीं। एक कोने में लेटी थीं, मगर उनकी आंखें खुली हुई थीं। वो डर और शक में डूबी हुई थीं। आपस में धीमी आवाज में बात कर रही थीं। उम्मीद है आज की रात जल्दी बीत जाए। नाइला ने कहा, हम बस आंखें बंद करके ऐसे लेटे रहो जैसे हम सो चुकी हैं। मरियम ने जवाब दिया। फकीर अपने बिस्तर पर लेटा था, मगर उसकी एक आंख खुली हुई थी। वो बार बार उनकी तरफ देख रहा था, ये जानने के लिए कि क्या वो सच में सो गई हैं। जब उसने देखा कि वो अब हिलडुल नहीं रही, उसने भी आंखें बंद कर ली, मगर उसका दिल अभी भी करवटें ले रहा था। कुछ देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि लड़कियां सो चुकी हैं, वो धीरे से उठकर उनकी तरफ चल पड़ा। काफी देर तक वो उनके पास खड़ा रहा, जैसे उनके हाव भाव को पढ़ रहा हो। फिर वो नाइला के पैरों के पास बैठ गया और धीरे धीरे उनके पैर सहलाने लगा। तभी नाइला की आंख हल्की सी खुल गई। फकीर को एहसास हुआ तो वो फौरन पीछे हट गया। अब वो मरियम के पास गया और उसके पास बैठकर उसका माथा सहलाने लगा। अचानक मरियम की आंख खुल गई। उसने घबरा कर करवट ली और मुंह नीचे कर लिया। कुछ बोली नहीं, मगर उसकी हरकतों से पता चल गया कि वो जाग चुकी है। फकीर चुपचाप उठा और फिर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसकी धड़कनों में घबराहट थी, मगर चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। सुबह हो चुकी थी। लड़कियां उठी और सीधा फकीर के पास गईं। हाँ, आया क्या तुम्हारा काफिला, या अब कोई नया बहाना है? उन्होंने तीखे लहजे में पूछा। फकीर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, काफिला तो नहीं आया। अब नाइला और मरियम झल्ला चुकी थीं। हमें तो पहले ही पता था कि कोई काफिला नहीं आने वाला। तुम हमें किसी और मकसद के लिए यहाँ रोक रहे हो। हमें सब समझ आ चुका है, अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकते। उनमें से एक लड़की ने दूसरी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे ही वो झोपड़ी से बाहर निकलने लगी, फकीर अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो गया और रास्ता रोकते हुए बोला, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। लड़कियों ने कहा, रास्ते से हट जाओ वरना हम जोर से चिल्लाएंगी। फकीर ने धीरे से कहा, तुम्हारी आवाज यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। तुम क्या चाहते हो? हमें क्यों रोक रहे हो? तुम हमारे बाप की उम्र के हो, कोई तो शर्म करो, कोई तो लिहाज करो। एक लड़की ने गुस्से में कहा। फकीर ने संजीदगी से कहा, जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा नहीं है। तुम जिस शख्स की तलाश में रोशन घर जा रही हो, क्या पता वो यहीं कहीं हो। हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। लड़कियों ने और भी गुस्से से कहा, और तुम्हें ये कैसे मालूम कि हम रोशन घर में किसी को ढूंढने जा रही हैं? उन्होंने सवाल किया। फकीर बोला, ये बात मैं अभी नहीं बता सकता, मगर अगर तुम आज की रात यहीं रुकती हो तो यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। फिर वही चाल। लड़कियां अब चौंक चुकी थीं। एक बूढ़े आदमी को क्या हो गया है, क्यों बार बार हमें रोक रहा है? वो सोचने लगी। फकीर ने फिर कहा, मैंने कहा ना, बस एक रात और रुक जाओ, कल सुबह तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और शायद तुम्हें रोशनगढ़ जाने की भी जरूरत ना रहे। फकीर ने बात खत्म की। लड़कियां अब उलझन में थीं। वो हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी कि कैसे जानता है कि हम किसे ढूंढ रही हैं और क्या हमारा कोई मसला है। उनके जहन में सवालों का तूफान था, मगर अब उन्हें फकीर पर बिल्कुल भी एतबार नहीं रहा। उन्होंने फकीर को धक्का दिया
और झोपड़ी से बाहर निकल गई। फकीर उनके पीछे पीछे भागा और पीछे से आवाज दी, रुको, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर तुम चली गई तो। काफी दूर जाने के बाद लड़कियां थककर एक जगह बैठ गईं। उनका दम फूल रहा था, मगर दिलों में अब भी डर और बेचैनी बनी हुई थी। अचानक पीछे से फकीर हांफता हुआ उनके करीब आ गया। उसकी सांसें तेज थीं। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, उसने धीमे लेकिन यकीन भरे लहजे में कहा। आज रात मत जाओ। अगर आज की रात मेरे साथ इस घर में रुक गई तो शायद तुम्हें रोशनगढ़ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़कियों ने थके हुए लेकिन सख्त अंदाज में पूछा, अगर कोई बात है तो साफ साफ क्यों नहीं बताते। फकीर ने गहरी सांस ली और कहा, वो बात मैं अभी नहीं बता सकता। अगर मैंने अभी कह दी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मगर मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि तुम दोनों अपने शौहर को तलाश करने निकली हो। ये सुनकर लड़कियां सन्न रह गईं। उनकी सांसें जैसे एक पल को थम गईं। हाँ, हम अपने शौहर को ढूंढ रही हैं। वो काफी वक्त से लापता है। हमने कई इलाकों में ढूंढा, अब रोशनगढ़ की तरफ जा रही है। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम? उनमें से एक ने चौंक कर पूछा। फकीर ने बेहद संजीदगी से जवाब दिया, मुझे सब मालूम है, मगर तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी, तभी मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकूंगा। ये अजीब शर्त सुनकर लड़कियां घबरा गईं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। डर, शक और उलझन उनकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। ये फिर कोई नई चाल है क्या? अब ये रात में हमारे साथ क्या करने वाला है? वो मन ही मन सोचने लगी। फकीर अब भी वहीं खड़ा था, बेहद संजीदा और ठहरा हुआ। कुछ देर सोच विचार के बाद नायला बोली, ठीक है, चलो एक रात और वहीं रुक जाते हैं। मरियम ने हामी भरी। हाँ, मगर ये आखिरी रात होगी। इसके बाद अगर कोई बात हुई तो हम और कुछ नहीं सुनेंगे। ये सुनकर फकीर का चेहरा जैसे खुशी से खिल उठा। उसकी आंखों में अब चमक थी, जैसे कोई मंजिल करीब आ रही हो। ठीक है, उसने कहा। लड़कियां और फकीर अब वापस घर की तरफ चल पड़े। लड़की आगे आगे चल रही थी और फकीर उनके पीछे। उसकी चाल में अब उतावलापन नहीं था, बल्कि ठहराव था, मगर उसकी निगाहों में अब भी वही पुरानी हलचल थी। वो मन ही मन सोच रहा था, आज की रात कितनी मुश्किल से आई है और इस रात को मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा। रात हो गई। लड़कियां जो अब बेहद सतर्क हो चुकी थीं, अपने बिस्तर पर लेटी रहीं, मगर उनकी आंखें खुली थीं। वो जाग रही थीं, आपस में धीमी आवाज में बात कर रही थीं और हर आहट पर चौकस थीं। फकीर अपने बिस्तर से उन्हें देखता रहा। जब रात का आखिरी पहर आया और उसे लगा कि अब नींद का असर हो रहा है, वो धीरे से उठा और नायला के पास जाकर बैठ गया। वो उसे बेहद प्यार भरी नजरों से देखता रहा, फिर उसका हाथ अपने सीने से लगा लिया। नायला ने एक झटके में हाथ छुड़ाया और गुस्से में मुंह फेर लिया। फकीर फिर उठा और मरियम के पास गया। उसके चेहरे को काफी देर तक देखता रहा, फिर उसके माथे पर एक नरम सा बोसा दिया। मरियम चौंकी, हड़बड़ाई और गुस्से में मुंह नीचे कर लिया। फकीर फिर चुपचाप उठकर अपने बिस्तर पर लौट गया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक इंतजार था जो अब अपने अंजाम के करीब था। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की मिट्टी भरी दीवारों से छनकर अंदर आई। लड़कियां अब भी जागी हुई थीं। उनके चेहरों पर नींद नहीं, बल्कि बेचैनी और खौफ का असर साफ नजर आ रहा था। इस बार उन्होंने बिना कुछ कहे, बिना फकीर से पूछे वहां से निकलने की ठानी। जैसे ही वो झोपड़ी से बाहर निकलने लगी, उनकी निगाह एक कोने में बैठे शख्स पर पड़ी। वहां एक नौजवान बैठा था, खूबसूरत रोशन चेहरा, शफाफ लिबास पहने हुए, मगर उसका चेहरा दूसरी ओर था। लड़कियां हैरान हो गईं। वो उसके पास गईं और पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने जब धीरे से अपना चेहरा उनकी तरफ घुमाया तो दोनों लड़कियां हक्की बक्की रह गईं, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये तो हमारा शौहर है। वो भागती हुई उस नौजवान से लिपट गई। आंसुओं से उनकी आंखें भर गईं। उनके लिए ये पल किसी जादू से कम ना था। तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या हम कोई ख्वाब देख रही हैं? नायला ने कांपती हुई आवाज में पूछा। नौजवान ने उन्हें अपने गले से लगाए रखा और धीमे से कहा, नहीं, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं वापस आ गया हूँ। लड़कियों की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। बरसों से जिसकी तलाश में थी, आज वही उनके सामने था। लेकिन तुम कहाँ थे? मरियम ने पूछा। और तुम इस फकीर के घर में कैसे पहुंचे? वो आदमी तो हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगा। क्या तुम उसे जानते हो? नौजवान ने उनकी आंखों में देखा। अब उसकी आंखों में राज नहीं, बल्कि राहत थी। उसने कहा, पहले फकीर को बुलाकर लाओ। देखो वो कहाँ है? लड़कियां झोपड़ी के हर कोने में ढूंढने लगी, मगर फकीर कहीं नहीं था। वो वापस आकर बोली, वो तो कहीं नहीं है। लगता है जैसे वो गायब हो गया हो। कहाँ चला गया वो? नौजवान ने गहरी सांस ली। फकीर कहाँ गया, ये तो अब तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या तुम नहीं जानना चाहोगी कि मैं इतने साल कहाँ था? उसने ठहर कर पूछा। लड़कियां एक साथ बोली, हाँ, बताओ कहाँ थे तुम? अब कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला था। नौजवान ने कहना शुरू किया, एक दिन मैं घर से बाहर बाजार की तरफ निकला था। रास्ते में मुझे